हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप इस सेमेस्टर के एग्जाम देने जाओ या फिर हायर एग्जाम का किसी भी तैयारी करते हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे गेट हो गया या फिर CSIR नेट हो गया या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम की अगर तैयारी करते हो पीजी में, तो वहां पे आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड होता है एग्जामिनर का, वो अलग मोटो में होता है। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या यहाँ से यहाँ पे जो भी चीजें हैं हम इस टॉपिक में आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले होंगे और देखने वाले होंगे कि सर कहाँ से कौन सा टॉपिक इसका अंदर है। ठीक है, क्या एक्शन पोटेंशियल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। क्या अलग अलग टाइप्स जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं या फिर इनवर्टिब्रेट्स हैं उसमें मैसेज कैसे ट्रांसमिट होते हैं, इनके ऊपर ये एग्जामिनर क्या करते हैं सर, मेनली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अराइज कर लेते हैं। तो इन्हीं सभी बातों को आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले आप क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर तैयार हो जाइए और अपने कॉपी में एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिए, एक फ्रेश हेडिंग डाल लीजिए, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हो सकता है ये आपके सिलेबस में जो आपकी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें नर्वस सिस्टम देख दिया होगा, है ना, या फिर न्यूरल कंट्रोल दिया होगा। कुछ ऐसे भी सिलेबस देखने को मिले जिसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से दिया होगा, मतलब एक ही है सबका मतलब। इसमें हमको मेनली पढ़ने होंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने होंगे सर, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने होंगे। ठीक है, एक छोटा सा हम लोग रिकैप करते हैं फिर अपने क्लास को आगे प्रोसीड कर लेंगे। सर इस नर्वस सिस्टम हम लोग मेनली देखने क्या होंगे। ठीक है, अब जैसे बोला जाए सर आपका घर है ना, आपका घर है, आपके घर हैं या फिर आपके स्कूल हैं, आपके कॉलेज हैं, कोई हॉस्पिटल है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई गवर्नमेंट है ना। तो ये सब क्या करती हैं, तो ये सब को छोड़ लो, एक हम घर की एग्जांपल अपना घर का लेके चलते हैं। ठीक है, सपोज को अपना घर है, तो उस घर को मेनली कौन कंट्रोल करके रखता होगा, या तो पापा या तो दादाजी। यही दो लोग मिलके क्या करते होंगे सर, अपने घर को कंट्रोल करते होंगे, या फिर होते हैं चाचा। फिर घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं, फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं, सबका अपना अपना काम, अपना अपना रोल प्ले करना होता है फैमिलीज के अंदर अपने घर को चलाने के लिए। ठीक है, ये चीज अब प्रक्रिया हम देखते हैं। इवन अपना छोटा सा फैमिली में ही नहीं, कहीं भी हम बात करते हैं, अपना बात कर लें सर, अपना जो इंडिया है इसको गवर्न करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट सिस्टम है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, ये सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपने इंडिया को गवर्न कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स कर रहे हैं। सेम प्रोसेस अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की जाए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग चाहे प्लांट की बात करते हैं चाहे एनिमल्स की बात करते हैं, तो इनकी बॉडी किसी ना किसी पार्ट्स के थ्रू, किसी ना किसी ऑर्गन के थ्रू कंट्रोल और कोऑर्डिनेट्स होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस मुंह उठा के चलते रहे, ऐसा नहीं। उनको क्या सही है क्या गलत है, क्या गर्म, अगर हमारा गर्म कोई सरफेस है उससे हमारी बॉडी टच हो गई तो क्या उसको टच करके ही रखना है कि वहां से हाथ हटा लेना है। ठीक है, सामने हम अगर कुत्ता देख लिए, स्नेक देख लिए, सांप देख लिए, तो क्या उससे लड़ाई करना है या भाग जाना है ना। फिर हमको क्या सोच समझ के, क्या कौन बातें अच्छी हैं कौन बातें बुरी हैं, है ना, ये सोच समझ के बोलना होता है। तो ये सबके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है हमारे बॉडी में, जिसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम होता है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में कोई भी मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। और इवन हम बात करें सर कंट्रोल कौन कर रहा है, तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये दोनों मिलकर हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स कर रहे होते हैं। ठीक है, सेम टू सेम एग्जांपल अगर बात करते हैं, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपके सामने कुत्ता आ गया और आप कुत्ते से डरते हो, ठीक है, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड तुरंत बताएगा कि भैया नहीं, हमको कुत्ता से लड़ना नहीं है, हमको यहाँ से भाग जाना है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो हमको मैसेज दिया है पैर के पास या हाथ के पास, है ना, तो यहाँ मैसेज पहुंचाने पे किसी ना किसी पार्ट्स का इंपॉर्टेंट रोल हो रहा था। वो कौन सा था, हमारा नर्वस सिस्टम था। ठीक है, इसके ऊपर हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग आई थिंक हेडिंग डाल लिया होगा सर, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और हम लोग स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं, फिर एक एक चीज बात करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ है सर, कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले अपने पास टर्म देकर रखा हुआ है सर, क्या का, कोऑर्डिनेशन का दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अपने पास क्या टर्म दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन टर्म्स दिया हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, एक वर्ड होता है कंट्रोल, एक वर्ड होता है कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब क्या होता है सर, नियंत्रण करना, और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है,
उसके अनुसार कार्य कराना। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड देयर फंक्शन टू द ईच अदर। जैसे कि अभी हम बात किया सर, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो यहाँ पे एक या एक से अधिक ऑर्गन मिलके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हमारी बॉडी को, इवन हमारी बॉडी को नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी को क्या कर रही है सर, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट्स करने का काम कर रही है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं सर, कोऑर्डिनेशन का नाम देते हैं। इसी में जो आता है सर, वो आता है सर न्यूरल सिस्टम, है ना। क्या आता है सर, न्यूरल सिस्टम आता है। दे आर प्रोवाइड द ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ द पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हमारी बॉडी अगर बात करते हैं तो मेनली दो चीज से या जो कोऑर्डिनेट की जाती है, मेनली दो हिस्सों से ये कोऑर्डिनेट होती हैं। वो कौन कौन से सिस्टम होते हैं, न्यूरल सिस्टम होते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं। दो सिस्टम यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे हमारे परिवार में दादाजी और चाचा, या कह लें दादाजी या पापा हैं, ये लोग मिलकर हमारे घर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट्स कर रहे हैं। तो सेम टू सेम अगर हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी भी दो सिस्टम से मिलकर कंट्रोल की जाती हैं, या कह लें सर कोऑर्डिनेट्स की जाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, तो न्यूरल सिस्टम होती हैं, और दूसरा कौन होता है सर, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। क्या होता है सर, न्यूरल सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ठीक है, इसके अगर और हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा बात करते हैं, हमने यहाँ पे करना चाह रहे हैं कि सपोज करो कि आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि हमारे बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे आपसे कि हमारे बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं, तो आप लोग तुरंत बताते हो सर हमारे बॉडी में अगर सेंसरी ऑर्गन की बात करते हैं तो 5 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं सर, 5 होते हैं सेंसरी ऑर्गन, जो कि क्या करते हैं, हमको सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। हमारे बाहर इन्वायरमेंट में जो भी प्रक्रिया गतिविधियां परफॉर्म हो रही हैं वो हमारे बॉडी को पता चल जाता है। ठीक है, किसके माध्यम से पता चलता है, तो इन्हीं सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से पता चलता है। अब बात आती है सर, ये सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले अपना सेंसरी ऑर्गन आता है सर आई। कौन आता है, आई आता है। फिर हम बात करेंगे सर ईयर, है ना। फिर बात कर लेंगे सर कौन, टंग। फिर हम बात कर लेंगे सर नोज। फिर हम बात कर लेते हैं सर स्किन। ये जो होते हैं ये पांचों मिलके क्या बनाते हैं, अपने सेंसरी ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। आई, ईयर, टंग, नोज और स्किन। इन्हीं ऑर्गन्स के माध्यम से हमको हमारे बॉडी में हमारे बॉडी को जो भी इंफॉर्मेशन होता है इन्वायरमेंट के थ्रू पता चल जाता है कि क्या धूप तेज हो रहा है, ठंड हवाएं चल रही हैं, या फिर सुगंध अच्छा आ रहा है या गंदी दुर्गंध आ रही है ना। खाने का टेस्ट क्या है। ठीक है, तो ये सारा चीज हमको पता चल सकता है किसके माध्यम से, सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि चलो ठीक है भैया, सेंसरी ऑर्गन है तो क्या इनके पास कोई रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिसके माध्यम से ये क्या करते हैं, उस सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं। तो हर ऑर्गन के पास क्या होता है, खुद का सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हर सेंसरी ऑर्गन के पास खुद का सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। जैसे हम आई की बात करते हैं तो आई का जो सेंसरी रिसेप्टर होता है वो क्या होता है सर, फोटो रिसेप्टर होता है। क्या होता है, फोटो रिसेप्टर होता है। इसको याद कैसे रखेंगे सर, आंख से हम क्या देखते हैं सर, लाइट को कैप्चर करते हैं। आंख से क्या इसको कैप्चर कर रहे होते हैं, लाइट को कैप्चर कर रहे होते हैं। ये लाल कलर है, ये येलो कलर है, फिर ब्लैक कलर है, तमाम सारे के जो भी कलर्स हैं उनको हम डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ आई। तो हमारे आंख में कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं सर, फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा चलो ईयर में कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो ईयर में बताना सर फोनो रिसेप्टर पाए जाते हैं। कौन सा रिसेप्टर पाए जाते हैं सर, फोनो रिसेप्टर पाए जाते हैं। जैसे क्या, कान से हम क्या करते हैं सर, सुनने का काम करते हैं। तो सपोज करो कभी फोन आता है तो फोन कहाँ लगाते हो, कान पे लगाते हो, है ना। फोन कहाँ लगाए सर, कान पे लगाए। तो कान में कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं सर, फोनो रिसेप्टर पाए जाते हैं। और इन्हीं फोनो रिसेप्टर के माध्यम से हम किसी भी टाइप का जो भी साउंड होता है, चाहे वो हाई पिच का साउंड हो या फिर लो पिच के साउंड हो, उनको हम रिसीव करके समझ जाते हैं कि ये पापा का आवाज था, ये मम्मी की आवाज थी, है ना, ये ट्रक का आवाज है, ये हवाई जहाज का आवाज है ना। तो ये चीज हम यहाँ से समझ सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। अगर टंग की बात करते हैं तो टंग में कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो गैस्ट्रो रिसेप्टर पाए जाते हैं। कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं सर, गैस्ट्रो रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिससे हम क्या डिटेक्ट करते हैं सर, जितने भी जो अपने टेस्ट होते हैं,
टेस्ट को हम इजीली क्या कर लेते हैं सर, डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं वो स्वादिष्ट है या नहीं है ना, खट्टा है कि मीठा है, कड़वा है, जैसा इवन कैसा भी है ना, उसको हम डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टंग के माध्यम से। वहीं पे हम नोज की बात करते हैं तो नोज जो होता है वो स्पेशली स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करता है। किसको क्या करता है सर, स्मेल को डिटेक्ट करता है। अब वो स्मेल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो आपने कॉपी में नोट कीजिएगा, ये जो रिसेप्टर होते हैं उनको बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर का नाम हम लोग इसको दे रहे होते हैं, ठीक है। तो नाक का काम ये होता है कि जितने भी स्मेल होंगे उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा। लास्ट में वहीं पे हम बात करते हैं सर स्किन। जो स्किन अपना ऑर्गन होता है, इनके पास भी रिसेप्टर पाए जाते हैं, और इनकी जो रिसेप्टर होती हैं वो होते हैं सर थर्मो रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर। अब थर्मो रिसेप्टर कैसे याद करके रखेंगे सर, तो थर्मो यानी कि टेम्परेचर, बाहर का जैसा कैसा भी टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा, तो वो हमको डिटेक्ट कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ हमारी स्किन के माध्यम से उसको डिटेक्ट कर ली जाएंगी, ठीक है। तो हमारी स्किन में कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो थर्मो रिसेप्टर पाए जाते हैं। आई थिंक ये जो सेंसरी ऑर्गन है, यहां से आपके ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि क्या हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनमें रिसेप्टर पाए जाते हैं या फिर नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसा तो आप मान कर मत चलिएगा कि हमारे ऑर्गन के पास रिसेप्टर ना पाए जाते हो। सारे रिसेप्टर ऑर्गन्स के पास रिसेप्टर पाए जाते हैं, और इनके माध्यम से हमारी बॉडी क्या करती है, इन्वायरमेंट में जो भी प्रक्रिया हो रही है, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं हमारी बॉडी में क्या हो जाती है सर, पता चल जाता है। यहाँ पे आप लोग ये भी नोट कर लीजिए सर, ये भी क्या नोट कीजिए सर, फोटो रिसेप्टर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है सर, लाइट को रिसीव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। फोनो रिसेप्टर किसके लिए होता है सर, साउंड को रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये सब कॉपी में लिख लीजिए आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिख लीजिए। टंग है तो यहाँ से हमको क्या डिटेक्ट होता है सर, टेस्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर हम नोज की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं। किसको डिटेक्ट कर लेते हैं सर, स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर वहीं पे हम स्किन की बात करते हैं तो यहाँ बताना सर टेम्परेचर को, ठीक है, टेम्परेचर को हम क्या कर लेते हैं सर, डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये चीज आई थिंक आपका यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे सेंसरी ऑर्गन के बारे में, और ये चीज आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे सर न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो न्यूरल सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जैसे ही रिसेप्टर से कोई भी मैसेज आता है, जैसे सपोज कुछ हमारे सामने कोई कुत्ता आ गया, तो सबसे पहले जो हमारा आंख है उस सिग्नल को रिसीव कैप्चर करेगा कि हमारे सामने क्या है सर, कुत्ता है। ये जो मैसेज होगा हमारे जो आई के जो रिसेप्टर्स होंगे, यानी कि फोटो रिसेप्टर, उस मैसेज को रिसीव करेंगे और ट्रांसमिट कर देंगे हमारे न्यूरल सिस्टम को, है ना। न्यूरल सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम को ट्रांसमिट कर देंगे, और ये नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ये मैसेज हमारी स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन तक पहुंचाने का काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो मैसेज जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाते हैं। आपसे बोला जाए कि सर न्यूरल सिस्टम में जो मैसेज ट्रांसमिट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल माध्यम से ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन वहीं पे हम एंडोक्राइन की बात करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में किस फॉर्म में मैसेज ट्रांसमिट होते हैं, तो आप बताना सर, ये केमिकल के माध्यम से, क्या होते हैं सर, मैसेज ट्रांसमिट होते हैं। और ये केमिकल क्या होते हैं, मेनली हॉर्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं भैया, मेनली हॉर्मोन्स का काम हम लोग बात यहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो सारे के सारे हार्मोन क्या होते हैं, वो केमिकल इन नेचर के होते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज आप लोग कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे देखो सर, न्यूरल सिस्टम सबसे पहले दिया सर, न्यूरल सिस्टम ये जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे वर्टिब्रेट्स या फिर इनवर्टिब्रेट्स, कुछ इनवर्टिब्रेट्स को भी हम ले लेते हैं, तो वहां पे हमको न्यूरल सिस्टम का काम देखने को मिल जाता है। न्यूरल सिस्टम इज द कंपोज ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड द न्यूरॉन। ये जो न्यूरल सिस्टम होता है ये एक स्पेशल टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम लोग न्यूरॉन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं भैया, न्यूरॉन का नाम देते हैं। आई थिंक आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा, ऐसा कुछ न्यूरॉन होता है, ठीक है। कितने लोग को याद आ रहा है, बता दो तुरंत, कितने लोग का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद आ रहा है। ऐसा कुछ न्यूरॉन था, ठीक है। और ये क्या करता है, एक लॉन्ग लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या मिलता है सर, ये आपका न्यूरॉन बन के तैयार होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूरॉन कहते हैं। हमारे बॉडी में तकरीबन मिलियंस ऑफ न्यूरॉन होते हैं,
और अगर बात किया जाए तो इसी के माध्यम से क्या होता है, ये हमारे बॉडी में मैसेज ट्रांसमिट होते हैं और ये सारे के सारे न्यूरॉन एक दूसरे से क्या होता है, अरेंज होते हैं लाइक ए चेन के माध्यम से एक दूसरे से अटैच हुए रहते हैं। तो हम बात करते हैं सर ये न्यूरल सिस्टम जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है, तो एक स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, न्यूरॉन कहते हैं। which can detect, receive, transmit different kinds of stimulus। जो क्या काम कर रहा होता है, तो इन्वायरमेंट से, रिसेप्टर से क्या करेगा, डिफरेंट टाइप के मैसेज को रिसीव करेगा, डिटेक्ट करेगा और ट्रांसमिट करने का काम करेगा एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में, है ना। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अब हम लोअर ऑर्गेनिज्म के बाद बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं हाइड्रा में, है ना, हाइड्रा में बात करते हैं तो जो न्यूरल सिस्टम होता है इसमें पाए जाते हैं, हाइड्रा में भी न्यूरल सिस्टम पाए जाते हैं और वहां पे नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन हमको देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भैया क्या हाइड्रा में न्यूरल सिस्टम पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, तो बताना यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो होंगे वो नेटवर्क न्यूरॉन ही क्या होंगे, एक साथ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पे मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जाएगी। लेकिन हम बात करते हैं सर इंसेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रेन जो होगा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और ब्रेन में और कह लें उनकी बॉडी में कई टाइप के गैंग्लिया पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे सर, गैंग्लिया की उपस्थिति हमको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। वहीं पे हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं जो कि यहाँ पे हाईली डेवलप न्यूरल सिस्टम पाए जाते हैं। इन वर्टिब्रेट्स में ये इन डेवलप फॉर्म में होते हैं, ये काफी अच्छे से डेवलप नहीं रहते हैं। लेकिन वहीं पे हम बात करते हैं सर किसकी, वर्टिब्रेट्स की। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं तो यहाँ पे ये कैसे देखने को मिलते हैं हमको, हाईली डेवलप्ड ऑर्गन्स हमको देखने को मिलते हैं किसके, न्यूरल सिस्टम के। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये जो न्यूरल सिस्टम होता है ये दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। कितने पार्ट से मिलकर बने होते हैं, दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक को कहते हैं हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर बात करें सर न्यूरल सिस्टम की, है ना, न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं, है ना, किसकी बात करते हैं, न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं, तो ये दो चीज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो एक क्या होता है सर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं सर, सीएनएस कह देते हैं, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं सर क्या होता है सर। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, क्या लिखिएगा सर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और एक क्या होता है, एक को बोलते हैं हम लोग पीएनएस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये न्यूरल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब बात आती है सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप बताना सर। इसमें ब्रेन आता है, कौन आता है भैया, ब्रेन आते हैं और आपके स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात की जाती है तो ये कैसे होते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर ब्रेन के पार्ट्स की बात करते हैं तो ये तीन पार्ट से मिलकर बने होते हैं। एक होता है सर फोर ब्रेन, है ना, फोर ब्रेन, ये सारा चीज अपने कॉपी में फ्लो डायग्राम एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन, और एक होता है भैया आपका हाइंड ब्रेन, ठीक है। वहीं पे स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड हमको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करते हैं पीएनएस की तो ये भी दो टाइप से मिलकर बने होते हैं। एक होता है एफरेंट और एक होता है इफरेंट। ठीक है, एक होता है सर एफरेंट और एक होता है सर इफरेंट। अफरेंट क्या करता है, जो भी मैसेज होगा हमारे रिसेप्टर से कहां पहुंचाएगा, ऑर्गन तक पहुंचाएगा। रिसेप्टर से कहां पहुंचाएगा, ऑर्गन तक अगर मैसेज को ट्रांसमिट करना होगा, ठीक है, तो इस रिसेप्टर से ऑर्गन तक, यहाँ पे नोट कर लेते हैं तो आप लोग बोलेंगे सर ओ क्या बना दिए, आर क्या बना दिए, रिसेप्टर, है ना। रिसेप्टर से कहां पहुंचाएगा सर, ऑर्गन तक पहुंचाएगा। तो ये किसका काम हो रहा होगा, तो ये काम होगा अफरेंट का। वहीं पर हम इफरेंट की बात करते हैं तो ये ऑर्गन से, कहां से, ऑर्गन से मैसेज लेकर आएगा, कहां पे, रिसेप्टर तक। ठीक है, रिसेप्टर तक ये मैसेज लेकर आएगा तो उसको हम बोलते हैं इफरेंट।
ए फॉर आने वाला और ई फॉर जाने वाला, ऐसे याद कर लेना, ए फॉर आने वाला और ई फॉर जाने वाला, ठीक है। तो ये जो फ्लो डायग्राम है, आप नर्वस सिस्टम के बारे में इसको अपने कॉपी में इसको नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ यहां से बढ़ जाएंगे। ये देखिए आपका जो सारथी बैच है, ठीक है, अभी तक आप लोग किसी भी टाइप का मतलब अभी तक आप लोग कुछ तैयारी नहीं की हो, है ना, कहने का मतलब ये है अभी तक आप लोग पढ़ाई नहीं की हो और आपका एग्जाम आने वाला है सेमेस्टर, तो आप क्या करोगे, सारथी बैच पे आओ, यहाँ पे आपका कंप्लीट जो सिलेबस है आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। चाहे जूलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री, बॉटनी की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, मैथ्स की बात करें, ये सारा वन स्टेप वन स्टॉप पे आपको सारथी बैच में सारे सब्जेक्ट एक साथ मिलने वाले होंगे, ठीक है। जिसमें आपको क्या फीचर्स होंगे सर, थ्योरी क्वेश्चन, जितने भी थ्योरी क्वेश्चन है, अगर आपके यूनिवर्सिटी में थ्योरी मोड में एग्जाम होते होंगे तो थ्योरी बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपके एग्जाम में सर एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम होते हैं तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन मिलेंगे। क्लासेस आपको भर भर के इसमें, मतलब जितने भी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए वो सारे टॉपिक्स आपको इस बैच में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेंगे, ये नोट्स जो होगा वो बाईलैंग्वेज के फॉर्म में होगा, हिंदी इंग्लिश, आप किसी भी मीडियम के हो, चाहे वो हिंदी मीडियम को हो या फिर इंग्लिश समझते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से नोट्स को प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है। यहाँ से आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेंगे, ये यहाँ पे जितने भी हम लोग पीडीएफ पढ़ रहे हैं ये सारे के सारे आपको बैच में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जैसे कि ऑलरेडी हम बात कर लिए सर, शॉर्ट नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये भी चीज आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ पर्सनल मेंटरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी फैकल्टी मेंटर के से आपको डाउट होगा किसी भी टॉपिक पे, तो आप डायरेक्ट अपने मेंटर से कनेक्ट होके वहां पे अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो ये सारे फैसिलिटी मिलते हैं। प्राइस है आपके 599, लेकिन यहाँ पे आप कोड यूज कर लेना गुरुकुल 10 बिना स्पेस के, ठीक है, गुरुकुल 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये कोड यूज कर लेना। और यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, सारथी बैच में, ठीक है। तो ये चीज इंफॉर्मेशन था, अगर आप जुड़ गए हो तो अपने दोस्त को भी बता दें, भैया यहाँ से जुड़ जाइए और तैयारी अच्छे से करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहाँ पे देखो सर क्या दिया सर, ह्यूमन नर्वस न्यूरल सिस्टम के बारे में दिया है, और यहाँ पे जो हम फ्लो डायग्राम वहां बनाए थे वही चीज यहाँ पे दे दिया सर, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके आगे का भी हम लोग बात आगे हमने फ्लो डायग्राम में हम लोग कर लिए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं सर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, किसकी बात करेंगे सर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो ये क्या होता है, दे आर इंक्लूड द नर्व्स एसोसिएटेड विद द सीएनएस, ये जो होते हैं वो सीएनएस से क्या होते हैं सर, कनेक्ट हुए रहते हैं, यानी कि जो पीएनएस होता है ये कनेक्ट होगा किसके साथ, सीएनएस के, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये क्या होंगे सर, जुड़ा रहेगा। और ये दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं सर, दो टाइप के होते हैं, एक होता है एफरेंट फाइबर जो कि हम ऑलरेडी बात किए हैं, और एक होता है इफरेंट फाइबर या फिर इफरेंट फाइबर्स का नाम हम लोग दे देते हैं। एफरेंट क्या था, हम लोग याद किए थे सर, ए फॉर आने वाला और ई फॉर जाने वाला। ए अगर दिया हुआ है तो ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द टिश्यूज ऑर्गन टू द सीएनएस, हमारे जो भी टिश्यूज ऑर्गन है यानी कि ऑर्गन से रिसेप्टर से, मान लो रिसेप्टर से कह लो, सेल से कह लो, तो ये मैसेज कहां जाएगा, हमारे सीएनएस तक जाएंगे, हमारे सीएनएस तक जा रहा होगा, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एफरेंट फाइबर। लेकिन वहीं पे इफरेंट की बात करेंगे तो ये देखो एफरेंट, ये लिखो नोट कर लो ऐसे, एफरेंट, और सीएनएस से मैसेज आया हमारे ऑर्गन तक तो इसको बोल देंगे सर हम लोग इफरेंट, इसको क्या बोल देंगे, इफरेंट का नाम दे देंगे। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। आगे देख लेते हैं सर इफरेंट फाइबर का, दे आर ट्रांसमिट रेगुलेटेड इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू द कोऑर्डिनेट्स पेरिफेरल ऑर्गन, यानी कि जो भी मैसेज है, जैसे हमारे सामने कुत्ता दिख गया तो हम हमारा आंख क्या किया, उस हमारे आंख में जो रिसेप्टर पाए जा रहे हैं यानी कि फोटो रिसेप्टर जो थे वो मैसेज को रिसीव किए और ये ट्रांसमिट करेंगे नर्वस सिस्टम न्यूरॉन के माध्यम से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो ये जो मैसेज जा रहा है तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से ये मैसेज ट्रांसमिट हो रहा होगा हमारे आंख से लेके ब्रेन तक का। तो ये जो मैसेज ले जाने का जो काम होगा वो किसका होगा, एफरेंट फाइबर्स का होगा। लेकिन वहीं पे जैसे ही हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है बोलेगा नहीं तुम भैया यहाँ से भाग जाओ नहीं तो कुत्ता काट लेगा तुमको, है ना, जान बचानी है तो भाग जाओ। तो ये जो मैसेज अब कहाँ आएगा, हमारे पैर तक आएगा क्योंकि पैर से ही भागना है। तो पैर तक जो मैसेज लेकर आएगा वो न्यूरॉन ही लेकर आएगा। लेकिन कौन से न्यूरॉन होंगे, वो इफरेंट फाइबर्स वाले न्यूरॉन होते हैं। कौन से होते हैं, इफरेंट फाइबर्स वाले न्यूरॉन होते हैं जो कि हमको वहां से भागने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हो, कभी आप किचन में गए
घर पे अब गर्मी का दिन आ गया, सब कुछ सोया हुआ था, है ना, और आप सोचे चलो किचन में चलते हैं कुछ खाते हैं, ठीक है। ये कई दफा मेरे साथ भी होता है। आप किचन में गए और संजोग से मम्मी क्या की, कुछ पतीला या फिर गिलास उलास गर्म था, वहीं पर रख दिया और चली गई, है ना। और आप गए, आपको पता ही नहीं था कि गर्म है कि नहीं है, और आप गए तुरंत इसको टच किए, हाथ तुरंत पीछे खींच लेते हैं। ऐसा कई दफा आपके साथ भी हुआ होगा। क्या हुआ, जैसे ही टच किया हाथ पीछे खींच लिए, इसका मतलब ये होगा कि कोई ना कोई हमको ये कोऑर्डिनेट्स किया है, कोई ना कोई हमारे बॉडी को कंट्रोल किया कि हम अपने हाथ को बचाएं, है ना, नहीं तो हमारा हाथ क्या होगा सर, जल जाएगा। तो ये जैसे हम टच किए तो यहाँ पे जो स्किन पे रिसेप्टर्स पाए जा रहे थे, यानी कि थर्मो रिसेप्टर, वो तुरंत हीट को रिसीव किए और हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक भेजे, ब्रेन तक नहीं, स्पाइनल कॉर्ड तक। अगर ब्रेन तक मैसेज जाएगा तो काफी समय लग जाएगा उसको रिस्पॉन्स देने में, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो मिली सेकेंड में क्या करता है, तुरंत रिजल्ट हमको प्रोवाइड करता है। तो स्पाइनल कॉर्ड तक जो मैसेज लेके गया होगा वो एफरेंट फाइबर्स लेके गए होंगे, जो कि पीएनएस का हिस्सा था। अब स्पाइनल कॉर्ड से ये फिर मैसेज आया होगा, तुरंत अपने हाथ को पीछे खींचो, रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। तो ये जो मैसेज हमारे हाथ तक फिर आया कि भैया तुम अपने हाथ हटा लो नहीं तो हाथ जल जाएगा, तो ये जो मैसेज लेकर आया होगा वो इफरेंट फाइबर्स लेकर आए होंगे। बात समझ में आ गई, बोलिए हाँ या ना, एक बार हाँ या ना बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये भी न्यूरल सिस्टम का ही हिस्सा होता है। इसमें रिले इंपल्स की बात करते हैं फ्रॉम सीएनएस टू द स्केलेटन मसल्स, है ना, यानी कि सीएनएस से जो स्केलेटन मसल्स जो भी हैं वहां तक अगर मैसेज ट्रांसमिट कराई जा रही होंगी तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से इस मैसेज को ट्रांसमिट किया जा रहा होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी में आता है सर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको एएनएस कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं सर, एएनएस कहते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। दे ट्रांसमिट द इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू द इनवॉलेंटरी सिस्टम एंड स्मूथ मसल्स। अच्छा, मसल्स जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो नेक्स्ट वाली यूनिट में होगा आई थिंक, है ना। तो मसल जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां मसल हम लोग दो टाइप के पढ़ेंगे, एक होता है सर वॉलेंट्री मसल्स, एक होता है इनवॉलेंट्री मसल्स। आप लोग आई थिंक पिछले क्लास में 11-12 में पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या होता है, तो वॉलेंट्री का मतलब ये होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग उस मसल्स को कंट्रोल करें। जैसे क्या, हमारी हाथ की मसलें, हमारी पैर की मसल, है ना, तो हम अपने अकॉर्डिंग चाहे तो किसी एक जहां पर लगा दें या फिर हम अपने हाथ वहां से पीछे खींच लें, है ना। तो ये क्या होता है सर, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग उसको काम करा रहे हैं। लेकिन वहीं पे एक और मसल्स होती है हमारे बॉडी में जिसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। इसका मतलब ये होता है कि इसको उस मसल्स के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, वो अपने आप कोऑर्डिनेट्स कंट्रोल होते रहता है। कैसे, जैसे कि हमारी आंख की जो पलक है, ठीक है, हम चाह के भी इसको नहीं रोक सकते, कुछ सेकंड के लिए रोकेंगे लेकिन फिर वो अपने आप झपकने स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या है सर, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। हमारी हार्ट की जो मसल्स हैं, हम चाह के भी इसको, हार्ट की बीटिंग को नहीं रोक सकते हैं, कि रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते ना। तो ये क्या है सर, इनवॉलेंट्री मसल्स का हिस्सा है। वहीं पे हम बात करें सर, हमारी जो स्टमक की जो मसल्स हैं, हमारी इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स हैं, है ना, इवन हम वाइटल्स ऑर्गन के जितने भी मसल्स होते हैं वो सारे के सारे इनवॉलेंट्री मसल्स के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम चाह के भी नहीं रोक सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसको इनवॉलेंट्री का नाम देते हैं। तो वही बात बता रहा है कि अगर कोई मैसेज सीएनएस से कहां ट्रांसमिट होगा सर, इनवॉलेंट्री सिस्टम में ट्रांसमिट हो रहा होगा, तो उस सिस्टम को क्या नाम बताएंगे हम, उस न्यूरल सिस्टम को क्या बोलेंगे सर, एएनएस का नाम देते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ कि सर ऐसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड से या फिर ब्रेन से मैसेज गया हमारे कहां पे, हार्ट के पास मैसेज गया कि हार्ट बीट तेज कर देना। हार्ट बीट कब तेज हो जाता है, जब हम लोग डर जाते हैं, जब रिजल्ट आने में होता है ना, हमारे सामने कुत्ता आ जाता है, ठीक है, ये मेरे साथ होता है, जब मेरे साथ सामने कुत्ता आ जाएगा तो मैं डर जाऊंगा एकदम, है ना। तो हार्ट बीट उस समय क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे हार्ट तक जो मैसेज लेकर आया होगा, इनवॉलेंट्री मसल्स तक जो मैसेज लेकर आए होंगे, वो कौन होंगे सर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम कर रहा होगा। सीएनएस से इनवॉलेंट्री मसल्स तक मैसेज आ रहा है। यहीं पे देखो, सीएनएस से अगर स्केलेटन मसल्स तक मैसेज आएगा तो उसको सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ध्यान रखना, सीएनएस से आपके स्केलेटन मसल्स तक मैसेज आ रहे हैं तो उसको हाँ, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम कहते हैं। लेकिन वहीं पे मैसेज कहां ट्रांसमिट हो रहा है सर, सीएनएस से ट्रांसमिट हो रहा है इनवॉलेंट्री तक,
सीएनएस से ट्रांसमिट हो रहा है इनवॉलेंट्री तक, तो या फिर स्मूथ मसल्स तक ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसको हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का नाम दे रहे होते हैं। आई थिंक यहां तक कि आप डिटेल में यहां पे समझ गया। अब देखो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सर एएनएस और एक होता है सर एसएनएस, है ना। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है सर पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो ये चीज हम लोग आगे और डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है सर, न्यूरॉन हैज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ये देखो जितने भी हम लोग ऑर्गन्स की या जितने भी हम लोग सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक कॉमन हमको बात देखने को मिलता है कि उनकी जो सिस्टम होती है किसी ना किसी चीज से मिल के बनी होती है। जैसे हम लंग्स की बात करते हैं, तो लंग्स में भी हमको कोई ना कोई स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट देखने को मिला था। अब वो कौन था? हमारा एल्वोलाई था, है ना। तो एल्वोलाई को हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट का नाम दे रहे थे लंग्स के रिस्पेक्ट में। वहीं पे हम किसकी बात करते हैं सर? किसकी बात कर लें सर? किडनी की बात कर लें। ठीक है, एक्सक्रीशन की जब हम लोग किडनी पढ़ रहे थे तो वहां पे नेफ्रॉन वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था हमारी किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए। लेकिन वहीं पे हम बात करते हैं न्यूरल सिस्टम की, तो न्यूरल सिस्टम की जब हम बात करें तो यहाँ पे न्यूरॉन की बात करेंगे। देखो नाम से आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। किडनी की जब हम लोग किडनी की जब हम स्ट्रक्चर बात करते हैं तो यहाँ पे होता है सर नेफ्रॉन। क्या होता है सर? नेफ्रॉन होता है। लेकिन वहीं पे हम बात करें किसकी? न्यूरल सिस्टम की। किसकी बात करें हम लोग? न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है सर? यहाँ पे होता है न्यूरॉन। देखो नाम से हल्का सा डिफ्रेंशिएट होगा और आप यहाँ से अपना आता हुआ क्वेश्चन भी क्या कर लोगे? गलत कर लो। तो ये चीज आप ध्यान रखना, कभी भी किडनी की बात करते हैं तो नेफ्रॉन होता है, कभी भी न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे न्यूरॉन होता है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। न्यूरॉन अब किससे मिलकर बना होता है? क्या है? किस खेत की मूली का नाम है? किस चिड़िया का नाम है? तो न्यूरॉन का भी हम स्ट्रक्चर आपको सामने बनाए थे और ये मेनली 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। क्या क्या होता है सर? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। ये न्यूरॉन के 3 हिस्से होते हैं, है ना। न्यूरॉन के 3 हिस्से होते हैं। अभी इस नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक और फिगर देखने को मिलेगा। अगर हम सेल बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा होता है, कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, नेसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, है ना, जो कि मैसेज को रिसीव करने का काम करते हैं। चलो हम डायरेक्ट अपने फिगर पे ही चल जाते हैं, यहाँ से हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे फिगर ये आ रहा है, देखो। अगर हम बात करते हैं ये क्या है सर? न्यूरॉन है। ये क्या है आपके सामने? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो स्ट्रक्चर दिखता है, यहाँ से हम हाईलाइटर यूज कर लेते हैं ना, तब तो आपको और अच्छे से दिखेगा, समझ में आएगा। ये क्या होता है सर? अपना सेल बॉडी होता है। ये जो दिखना मिल रहा है इतना, ये क्या होता है सर? सेल बॉडी होता है। ये क्या होता है? सेल बॉडी होता है ना। इस सेल बॉडी पे क्या लगे रहते हैं सर? डेंड्राइट्स लगे रहते हैं। इस सेल बॉडी पे क्या लगे हुए हैं? इस सेल बॉडी पे ये देखो, ये वाला ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, 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 ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये सारे के सारे क्या होते हैं सर? डेंड्राइट्स होते हैं, है ना। ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर था ये सेल बॉडी था, और ये जो बाहर के स्ट्रक्चर दिख रहा है जो ब्रांचिंग फॉर्म में है, ये क्या है सर? डेंड्राइट्स है। ये डेंड्राइट से क्या निकले रहते हैं सर? इस सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म उपस्थित होता है। इस सेल बॉडी के अंदर क्या होता है सर? साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस भी होता है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या होता है सर? सेल बॉडी, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहीं पर हम डेंड्राइट्स की बात करते हैं तो इसका काम क्या होता है? तो डेंड्राइट्स का काम लिखिएगा आप लोग। डेंड्राइट्स का ये काम लिखिएगा कि सर ये क्या काम करता है? तो ये काम करता है मैसेज को रिसीव करने का। तो दे रिसीव, ऐसे लिख लीजिए, दे रिसीव मैसेज या सिग्नल फ्रॉम न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन या फिर किसी रिसेप्टर से क्या करता है सर? मैसेज को रिसीव करने का काम कर रहा होता है। जाहिर सी बात है ये न्यूरॉन है तो इसके ऊपर भी कोई न्यूरॉन होगा, तो उससे मैसेज रिसीव करेगा आपके न्यूरल टर्मिनल के माध्यम से। तो मैसेज को भी रिसीव करने का काम करता है या फिर रिसेप्टर से ही मैसेज को रिसीव करने का काम करता है। इसमें अगर सेल बॉडी की बात करते हैं, है ना, ये जो अंदर का हिस्सा होता है ये जो होता है सर सेल बॉडी होता है। इस सेल बॉडी में क्या होता है सर? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं,
साथ ही साथ यहाँ पे साइटोप्लाज्म की उपस्थिति देखने को मिलती है, साइटोप्लाज्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ नीसल्स ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं सर? नीसल्स ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। और आप यहाँ पे इसी सेल ऑर्गेनल्स में आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे ही हम थोड़ा नीचे आते हैं तो इस वाले स्ट्रक्चर को, इस वाले जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन हिलॉक। यहाँ पे नोट कीजिएगा, एक्सॉन हिलॉक, है ना। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी मैसेज रिसीव हुए हैं वो सारे के सारे केमिकल के फॉर्म में रिसीव हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे नोट करिएगा, डेंड्राइट में जो मैसेज आते हैं वो किस माध्यम में आते हैं सर? केमिकल में आते हैं। लेकिन केमिकल में तो आ गए, ठीक है भैया, केमिकल में आ गए, कैसे आ गए अभी हम लोग और डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये जो मैसेज होगा केमिकल में ट्रांसमिट नहीं होता है न्यूरॉन के अंदर, वो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। तो केमिकल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो एक्सॉन हिलॉक का होता है। तो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा सर, जो एक्सॉन हिलॉक है ये क्या करेगा? ये मैसेज को सिग्नल को कन्वर्ट करेगा, है ना। कन्वर्ट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या करेगा सर? कन्वर्ट करेगा। कौन करेगा सर? एक्सॉन हिलॉक का काम कर रहा होगा। ये एक्सॉन हिलॉक जैसे ही आगे बढ़ता है तो यहां से आपके एक्सॉन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये एक्सॉन, जो पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बीच में दिख रही है, वो क्या हो जाता है सर? एक्सॉन हो जाता है। इस एक्सॉन के ऊपर क्या होता है? मेम्ब्रेन की कवरिंग देखने को मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं सर माइलिन शीट। इसको क्या बोलते हैं सर? माइलिन शीट कहते हैं, जो कि एक्सॉन को कवर करने का काम करता है ना। ये क्या करता है सर? कवर करने का काम कर रहा होता है। अब इस माइलिन शीट पे कहीं कहीं हमको क्या देखने को मिलता है सर? स्वान सेल देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है सर? स्वान सेल देखने को मिलता है। और दो माइलिन शीट के बीच में क्या होता है? एक खाली स्पेस होता है, एक खाली स्पेस कह लेते हैं उसको, नोड ऑफ रेनिवर के नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं सर? नोड ऑफ रेनिवर कहते हैं। यहाँ पे जो भी मैसेज होगा, जैसे एक्सॉन पे क्या होता है सर? जंप करते हुए आगे चलता है। यहाँ से आया मैसेज, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से मैसेज यहाँ पे आएगा, यहाँ से मैसेज यहाँ पे आएगा, है ना। ये मैसेज क्या होते हैं सर? जंपिंग फॉर्म में जाते हैं। ये मैसेज कैसे ट्रांसमिट करते हैं? तो ये जो भी मैसेज होंगे, है ना, मैसेज जो होंगे वो जंपिंग फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए, जंपिंग फॉर्म में, है ना। और ये जंपिंग फॉर्म में किस फॉर्म में है सर? इलेक्ट्रिकल के माध्यम से, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या हो रहा है सर? मैसेज ट्रांसमिट हो रहे हैं। कहाँ पे? नोड ऑफ रेनिवर पे, नोड ऑफ रेनिवर पे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये क्या होता है सर? नर्व की एंडिंग हमको देखने को मिलती है, जिसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। इसी एक्सॉन टर्मिनल में हमको सिनेप्टिक नोब देखने को मिलते हैं। इसी एक्सॉन टर्मिनल में हमको क्या देखने को मिलते हैं सर? सिनेप्टिक नोब देखने को मिलते हैं। इस सिनेप्टिक नोब में क्या होता है सर? एक ट्रांसमीटर पाया जाता है, उसको नाम बोलते हैं हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम हम लोग दे रहे होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम देते हैं। ये किस नेचर का होता है? तो इनका जो नेचर होता है ये केमिकल इन नेचर का होता है। नेचर जो होगा वो केमिकल का होगा। लेकिन हमारे पास मैसेज किस फॉर्म में आया था सर? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आया था, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आया था। लेकिन जो न्यूरो ट्रांसमीटर का जो नेचर है वो केमिकल फॉर्म का है। अब यहाँ पे क्या होगा? अब देखना, यहाँ पे बहुत मजेदार वाली बात होने वाली है। जैसे सपोज करो आपके पास क्या है सर? ये बीच में कोई नदी है और आप इधर से जा रहे हो, है ना। आप यहाँ से पैदल पैदल जा रहे हो, बीच में आपके नदी, कहीं जा रहे थे, नदी मिल गया। तो नदी को पार करने के लिए वहां पे कोई पुल नहीं है, लेकिन वहां पे सहारा ले सकते हैं आप नाव का, है ना। नाव का आप सहारा ले सकते हो। नाव क्या करेगा? वो पुल को पार, नदी को पार कर देगा इस छोर से उस छोर पे, ठीक है। तो उसी तरह ध्यान रखना कि ये जो न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन के बीच में क्या होता है? खाली स्पेस होते हैं, है ना। दो न्यूरॉन के बीच में क्या होते हैं भैया? खाली स्पेस होते हैं। जैसे सपोज करो ये एक्सॉन एंड है, ये न्यूरॉन हो गया, और ठीक है, ये जो होगा इस तरह खाली स्पेस देखने को मिलता है। इस तरह हमको खाली स्पेस देखने को मिलता है ना। ये क्या है सर? एक्सॉन एंड है, एक्सॉन टर्मिनल है। इन दोनों के बीच में जो गैप आता है, जो गैप आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक गैप का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिनेप्टिक गैप का नाम हम लोग दे रहे होते हैं, सिनेप्टिक गैप का नाम देते हैं,
ठीक है, या फिर इसी को सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं, है ना, इसी को सिनेप्टिक क्लेफ्ट का नाम भी हम लोग यहाँ पे देते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है, CLAFT क्लेफ्ट का भी नाम हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे जो क्या था सर, न्यूरोट्रांसमीटर था, यहाँ पे क्या था सर, न्यूरोट्रांसमीटर था। ये मैसेज को क्या, ये किस नेचर का है सर, केमिकल नेचर का है। यहाँ पे जो भी मैसेज होगा, सॉरी इलेक्ट्रिकल, हाँ केमिकल नेचर का है। अब यहाँ पे जो भी जो बीच में गैप आ गया है, उस गैप को पार करने के लिए इलेक्ट्रिक की आवश्यकता यहाँ पे काम नहीं पड़ेगा, वहां पे काम पड़ेगा किसका, केमिकल का काम पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी मैसेज आया होगा, सपोज करिए जो भी मैसेज आ रहा होगा, ये किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है ना, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। तब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर बोलेगा, आओ मेरे हम नाव है इसमें बैठ जाओ और हम तुमको पार करा देंगे दूसरे न्यूरॉन के पास, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के पास पार करा देंगे। लेकिन तुम्हारी शर्त ये होगी, हमारी शर्त ये है कि हम तुमको भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, केमिकल में कन्वर्ट कर देंगे। ये किस फॉर्म में था, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में था, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल के फॉर्म में। तो जितने भी मैसेज होंगे वो न्यूरोट्रांसमीटर के पास जैसे ही आते हैं, वो सारे के सारे केमिकल में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। जैसा संगत का असर हो जाता है ना, बोल सुने हो ना संगत का असर। तो संगत का असर क्या हुआ कि जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो केमिकल इन नेचर का था, तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म को भी किसमें कन्वर्ट कर दिया सर, केमिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही केमिकल में कन्वर्ट किया, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, मैसेज को ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेगा, है ना, सिनेप्टिक गैप को पार करना स्टार्ट करेगा और पहुंच जाएगा किसके पास, डेंड्राइट्स के पास। जैसे ही डेंड्राइट के पास पहुंचेगा, तो जो डेंड्राइट्स की अलग अलग ब्रांचिंग है, ये मैसेज को तुरंत क्या कर लेंगी सर, रिसीव कर लेंगी और फिर आगे सेल बॉडी में ट्रांसमिट कर देंगी। और सेल बॉडी में जैसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पे उपस्थित है एक्सॉन हिलॉक। तो एक्सॉन हिलॉक का जो नेचर है वो कैसा है सर, इलेक्ट्रिकल इन नेचर का है। ये क्या करेगा, जो भी केमिकल मैसेज आया हुआ था उसको इलेक्ट्रिक में फिर कन्वर्ट कर देगा, तो फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिक में जाना स्टार्ट हो जाएगा। वही चीज बता रहे थे कि जो भी मैसेज आया इलेक्ट्रिक में आया है, एक्सॉन हिलॉक उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके आगे भेजा था, लेकिन जैसे एंड पे आया तो वो केमिकल इन नेचर का था न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, इसको मैसेज को भी केमिकल में कन्वर्ट करेगा और दूसरे डेंड्राइट्स के पास पहुंचा देगा, दूसरे न्यूरॉन के पास पहुंचा देने का काम कर देगा, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे कोई न्यूरॉन नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऑर्गन्स होते, कोई ना कोई रिसेप्टर्स होते, तो वहां पे भी जो मैसेज आता वो केमिकल के माध्यम में ही पहुंचता। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो ये काम होता है किसका, न्यूरोट्रांसमीटर का, न्यूरॉन का फंक्शन होता है। तो आई थिंक ये चीज अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, और यहाँ पे जितनी भी बातें आपके सामने नोट कराई गई हैं, ये सारे अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, जो न्यूरॉन होता है ना, ये क्या होता है, डेंड्राइट्स और एक्सॉन के बेसिस पे हमको इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जो न्यूरॉन होता है इनको एक्सॉन और डेंड्राइट के बेसिस पे हम 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर देते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो पहला होता है उसको बोलते हैं मल्टीपोलर। क्या होता है उसको, मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। मल्टीपोलर क्या होता है, अगर किसी न्यूरॉन के अंदर एक एक्सॉन है, ध्यान देना, एक एक्सॉन है लेकिन 2 या 2 से अधिक डेंड्राइट्स हैं, एक एक्सॉन है लेकिन 2 या 2 से अधिक डेंड्राइट्स हैं, उसको हम मल्टीपोलर का नाम देते हैं। नाम से क्लियर, मल्टी मतलब एक से अधिक होंगे। तो एक से अधिक होंगे तो किसकी बात की जा रही होंगी, तो एक एक्सॉन होगा, है ना, सॉरी हाँ, एक एक्सॉन होगा लेकिन 2 या 2 से अधिक क्या होंगे यहाँ पे, लेकिन डेंड्राइट्स की उपस्थिति हमको देखने को मिल जाएंगी, जो कि कहां पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है हमारे बॉडी में, वहां पे क्या होते हैं, ये मल्टीपोलर हमको देखने को मिल जाता है, मल्टीपोलर। लेकिन वहीं पे बाइपोलर की बात करते हैं, तो बाई मतलब 2, ठीक है। तो एक न्यूरॉन होगा और एक डेंड्राइट्स अगर कहीं हमको देखने को मिलेगा, एक न्यूरॉन और एक डेंड्राइट्स अगर देखने को मिल जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सर बाइपोलर का नाम देते हैं। एग्जाम्पल हमको कहां देखने को मिलेगा सर, हमारे रेटिना, जो आंखों की जो रेटिना होती है, वहां पे बाइपोलर न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं सर यूनिपोलर की। यूनि मतलब एक, तो हमारे सेल बॉडी में केवल एक ही एक्सॉन पाए जाएंगे, कोई भी डेंड्राइट्स अगर नहीं पाए जाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यूनिपोलर का नाम देते हैं। और एग्जांपल हमको कहां देखने को मिलेगा सर, एम्ब्रियोनल स्टेज में, जो हम लोग का जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, वहां पे ये चीज हमको देखने को मिलता है। ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। एक सेकेंड,
ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सर मल्टीपोलर की, तो मल्टीपोलर में क्या होगा कि ऐसे न्यूरॉन जिसमें एक डेंड्राइट्स हो, सॉरी एक एक्सॉन हो और एक से अधिक, दो या दो से अधिक डेंड्राइट्स की उपस्थिति अगर देखने को मिलता है, उसको मल्टीपोलर का नाम हम लोग दे देते हैं। एग्जाम्पल हम कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की याद करेंगे। बाईपोलर में क्या होता है, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स होगा। रेटिना ऑफ आई में हम बात कर लेंगे। और यूनिपोलर में क्या होगा, एक एक्सॉन पाए जाएंगे, डेंड्राइट्स नहीं पाए जाएंगे, उसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेज का नाम हम लोग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये चीज हो गया आपका। फिर आगे हम बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन। ये एक्सॉन भी कैसे होते हैं सर, दो टाइप के होते हैं। एक जो एक्सॉन होगा वो माइलिनेटेड होगा और दूसरा जो होगा अनमाइलिनेटेड होगा। यानी कि इनके ऊपर ऐसे एक्सॉन, अगर माइलिनेटेड सीट पाई जा रही है उसको माइलिनेटेड एक्सॉन कहेंगे। अगर ऐसा न्यूरॉन जहां पे माइलिनेटेड सीट नहीं पाई जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे सर, अनमाइलिनेटेड सीट का नाम, एक्सॉन का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अब किसका क्या काम होता है, तो माइलिनेटेड की बात करें तो दे आर द एनवेलप ऑफ द स्वान सेल। यानी कि ऐसे एक्सॉन जहां पे क्या पाए जा रहे होंगे सर, स्वान सेल्स पाए जा रहे होंगे किसके ऊपर, माइलिनेटेड सीट पे, तो उसको हम माइलिनेटेड एक्सॉन का नाम देंगे, है ना। यहाँ पे जो गैप होगा, दो माइलिनेटेड सीट के बीच में जो गैप होंगी, जो स्पेस होंगे, उसको नोड ऑफ रेनिवर का नाम देंगे, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं और क्रेनियल नर्व में हमको देखने को मिलते हैं माइलिनेटेड सीट वाले एक्सॉन। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो स्पाइनल कॉर्ड में किस टाइप के एक्सॉन पाए जाते हैं, सेरिब्रल क्रेनियल नर्व्स में किस टाइप के एक्सॉन्स पाए जाते हैं, तो आप बताइए सर माइलिनेटेड एक्सॉन पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो माइलिनेटेड सीट होती हैं, इनके ऊपर क्या होती है सर, स्वान सेल देखने को मिलती हैं और दो माइलिनेटेड सीट के बीच में नोड ऑफ रेनिवर हमको देखने को मिल जाता है। वहीं पे हम अनमाइलिनेटेड की बात करें तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी स्वान सेल देखने को नहीं मिलता है अपने माइलिन सीट पे। माइलिन सीट पे किसी भी टाइप का कोई भी स्वान सेल देखने को अगर नहीं मिलेगा तो उसको अनमाइलिनेटेड सीट का नाम देते हैं। और ये जो होता है कहाँ पाया जाता है सर, जो ऑटोनॉमस और सोमेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं वहां पे ये चीज हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये चीज अपने कॉपी में इसको नोट कीजिएगा। आगे हम बात करेंगे सर जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ये जो मैसेज होते हैं ये कैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, कैसे ट्रांसमिट होते हैं, है ना। यहाँ पे कौन कौन से आयन का फॉर्मेशन होता है, कब पॉजिटिव आयन कब निगेटिव आयन बनते हैं, इनकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो होता है सर, यहाँ पे एक आयन चैनल का फॉर्मेशन की जाती है। किसकी फॉर्मेशन की जाएगी, आयन चैनल की फॉर्मेशन की जाएगी, जो कि प्लस और निगेटिव में इंडिकेट कर रहा होगा। ये कहाँ बनते हैं सर, जो न्यूरल मेम्ब्रेन होते हैं, है ना, जो न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन होते हैं वहां पे ये चीज हमको देखने को मिलता है। विच आर द सेलेक्टिवली परमिएबल टू द डिफरेंट आयन, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है डिफरेंट डिफरेंट आयन को रिसीव करने को, ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। क्या बात की है कि जो हमारी जो न्यूरल मेम्ब्रेन है ये आयन चैनल का फॉर्मेशन करती है, और ये जो आयन चैनल होती हैं ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं डिफरेंट आयन को ट्रांसमिट और रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, व्हेन द न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग इंपल्स, जब हमारे जो इंपल्स होते हैं, जब हमारे न्यूरॉन में किसी भी टाइप का कोई भी मैसेज नहीं आता है, कोई भी सिग्नल नहीं आता है, तो उस दौरान क्या होता है सर, ये न्यूरॉन जो होती हैं वो रेस्टिंग फेज में होती हैं। यानी किस फॉर्म में होंगी, रेस्टिंग फेज में होंगी, है ना। यहाँ पे जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होते हैं ये मोर परमिएबल हो जाते हैं पोटासियम आयन के लिए, है ना, और इम्परमिएबल होंगे सर सोडियम आयन के लिए। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कब बात कर रहे हैं सर, जब हमारे न्यूरॉन के पास किसी भी टाइप का कोई भी इंपल्स नहीं आ रहा है, तो उस टाइम जो होगा वो रेस्टिंग फेज कहलाएगी। इस रेस्टिंग फेज में क्या होगा, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होगा ये मोर परमिएबल हो जाएंगे, मोर अट्रैक्टिव हो जाएंगे किसके लिए, पोटासियम आयन के लिए, और इम्परमिएबल होंगे किसके लिए, सोडियम आयन के लिए, है ना। वहीं पे हम बात करते हैं सर आयन ग्रेडियंट की। यहाँ पे अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन्स की बात कर रहे हैं, जो कि मेंटेन करके काम करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स ऑफ आयन के लिए, जो भी मैसेज ट्रांसमिट करना है, और वहां पे क्रिएट होता है सर सोडियम पोटासियम पंप, है ना। सोडियम पोटासियम पंप की क्रिएशन की जाती है, जहां पे, है ना, जहां पे क्या होता है सर, तीन सोडियम, दो पोटासियम अंदर और तीन सोडियम बाहर की तरफ ये रिमूव होते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव आयन के अंतर्गत यहाँ पे देखने को मिलता है। ये देखो यहाँ पे सोडियम पोटासियम पंप क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे दो सोडियम अंदर और बाकी के
यहाँ पे जो पोटासियम आयन है वो बाहर रिलीज आउट किए जाते हैं। The electric potential different across the resting membrane is called the resting potential। क्या हुआ सर कि अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो डिफरेंट फॉर्म में हमको देखने को मिल रहा है, यानी पोटासियम और सोडियम के फॉर्म में हमको रेस्टिंग फेज में अगर देखने को मिल जाता है, जो कि ये सोडियम पोटासियम पंप क्रिएट हो रहा है, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, ये रेस्टिंग पोटेंशियल का नाम दे रहे होते हैं। यहाँ पे पूरे मैकेनिज्म बताई हुई है कैसे ये ट्रांसमिट होते हैं। तो सबसे पहले सोडियम आयन जो होंगे वो आउटर सरफेस पे आएंगे, है ना, सोडियम आयन जो आउटर सरफेस पे आएंगे, जो कि इन्फ्लक्स करके निगेटिवली ये क्या करते हैं सर, चार्ज होते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए ये फोटो है आपका फिगर में, क्या जो बाहर हमको देखने को मिल रहा है सर, पॉजिटिव आयन, यानी कि सोडियम के फॉर्म में है, पॉजिटिव आयन में है। अगर हम बात करते हैं पोटासियम की तो ये कैसा है सर, निगेटिव आयन है। तो यहाँ पे जो भी मैसेज होगा वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, है ना, बाहर से अंदर की तरफ आएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आएगा। लेकिन वहीं पे हम बात कर लेंगे कि सर ये जस्ट अपोजिट हो जाए, पॉजिटिव वाला अंदर, निगेटिव वाला बाहर। तो जो भी मैसेज होगा अंदर से बाहर की तरफ ये रिस्पॉन्ड होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ये ट्रांसमिट हो रहा होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, यही चीज होता है सोडियम पोटासियम पंप एक्शन पोटेंशियल फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे जो नर्व इंपल्स है ए से मूव करेंगे सर बी की तरफ, यानी कि आउटर से मूव करेंगे इनर सरफेस की तरफ। कब, जब बाहर का जो सरफेस होगा पॉजिटिव होगा और अंदर का इन्वायरमेंट निगेटिव होगा। लेकिन वहीं पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बी टू ए ऑन द आउटर सरफेस। कब होगा, जब अंदर का जो इन्वायरमेंट होगा पॉजिटिव हो गया और बाहर का इन्वायरमेंट निगेटिव हो गया, तो बी से अंदर बाहर, यानी कि बी से ए की तरफ ये क्या हो जाएगा सर, ट्रांसमिट हो जाएंगे और मैसेज ट्रांसमिट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज द रिपीटेड सेवरल टाइम दैट ट्रांसमिट द इंपल्स। और ये जो भी प्रोसेस होता है ये कई दफा परफॉर्म किए जाते हैं जिससे मैसेज क्या हो, ट्रांसमिट हो। नर्व इंपल्स इज द ट्रांसमीटर फ्रॉम द वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन थ्रू द सिनेप्स। ये जो भी मैसेज होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट हो रहा होते हैं, उसी को हम लोग सिनेप्स का नाम देते हैं। और ये जो सिनेप्स होते हैं सर दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं वो आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। एक होता है सर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एक होता है सर केमिकल सिनेप्स, जो ऑलरेडी हम बात की है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होंगे, तो द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इज द वेरी क्लोज टू द ईच अदर। अगर सपोज करो कि एक न्यूरॉन ये है और एक न्यूरॉन ये है ना, एक न्यूरॉन ये है, तो अगर हम बात करते हैं क्या हुआ कि ये दोनों न्यूरॉन काफी एक दूसरे के पास में हैं, काफी एक दूसरे के पास में, यानी कि ये प्री वाले हैं और ये पोस्ट वाले हैं। तो अगर इनकी प्री से पोस्ट में अगर मैसेज जा रहे होंगे, ठीक है, प्री से पोस्ट में अगर मैसेज जा रहे होंगे तो ये क्या होंगे सर, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये मैसेज ट्रांसमिट होंगे। किस फॉर्म में होंगे, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये मैसेज ट्रांसमिट होंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब दो न्यूरॉन काफी पास में हो, है ना, काफी क्लोज हो, तो वहां पे जो मैसेज ट्रांसमिट होंगे तो वो कैसे होते हैं सर, वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स वहां पे देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे बात करें सर केमिकल सिनेप्स में, तो यहाँ पे जो सिनेप्टिक न्यूरॉन होंगे उनको वो सेपरेट होंगे, लेकिन यहाँ पे बीच में काफी ज्यादा स्पेस हमको देखने को मिल जाएगा प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में काफी ज्यादा हमको गैप देखने को मिलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो मैसेज ट्रांसमिट होगा वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, और वो होता है सर केमिकल के माध्यम से। किस फॉर्म में जाता है सर, केमिकल के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। तो ये चीज हम लोग पहले हम लोग देख चुके थे, यहाँ पे फिर आ गया सिनेप्स दो टाइप के, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। ठीक है, अगला आता है सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस की बात करते हैं, जो कि दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। एक होता है सर ब्रेन और दूसरा होता है कौन, स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है हमारे बॉडी का। जिस तरह कंप्यूटर की जो ब्रेन होता है, हम लोग सीपीयू की बात करते हैं, जो सीपीयू पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर सिस्टम को, उसी तरह हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम कौन कर रहा होता है, ब्रेन करता है। That controls the center parts. Human brain is the protected by the skull. अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो किससे प्रोटेक्ट हुआ रहता है, स्कल से प्रोटेक्ट हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्रेनियम का नाम देते हैं। और ये होता है सर तीन लेयर से मिलकर बने होता है। वो तीन लेयर कौन कौन से होते हैं, जो आउटर का लेयर होता है वो ड्यूरा मैटर कहलाता है। क्या कहलाता है, जो स्कल का जो आउटर लेयर होता है ना, उसका क्या नाम क्या होता है सर, ड्यूरा मैटर होता है। इनर लेयर की बात करें तो आर्किनोइड्स होते हैं मिडिल लेयर की, और इनर लेयर की बात करते हैं तो पिया मैटर के नाम देते हैं। ठीक है, पिया मैटर।
तो अगर हम बात करते हैं सर, स्कल है, स्कल कितने लेयर से मिलकर बने होते हैं? 3 लेयर से मिलकर बने होते हैं। आउटर जो होता है वो ड्यूरा मैटर कहलाता है, मिडिल जो होता है वो एरिकनॉइड कहलाता है, और इनर वाला होता है वो पिया मैटर का नाम दे रहे होते हैं। ये ब्रेन का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा कि जो ब्रेन होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, 3 पार्ट्स मिलकर ब्रेन का बनाता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिसमें अलग अलग टाइप्स के हमको ग्लैंड और अलग अलग टाइप के हमको पार्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम फोर ब्रेन की बात करते हैं। तो फोर ब्रेन में क्या क्या आते हैं सर? सेरिब्रम आते हैं, थैलेमस आते हैं और हाइपोथैलेमस आते हैं। ये 3 नाम आप ध्यान में रखिएगा फोर ब्रेन के बारे में, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि क्या सर फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है। देखते हैं कितने लोग बता सकते हो, ठीक है। फोर ब्रेन कितने हिस्से मिलकर बने होते हैं सर? 3 हिस्सों से मिलकर बने होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये 3 पार्ट्स फोर ब्रेन के होते हैं। अगर हम सेरिब्रम की बात करते हैं तो ये 2 फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि एक लेफ्ट और एक दूसरा राइट, है ना। कभी आप लोग कार्टून देखो वो ब्रेन का, तो ये ऐसा आपको 2 पार्ट देखने को मिलता है, एक लेफ्ट ब्रेन एक राइट ब्रेन, है ना। ये लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है सर? डिवाइड हो जाता है। और इनके ऊपर भी कवरिंग होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं सर? सेरिब्रल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं या फिर ग्रे मैटर का नाम दे देते हैं। ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ये सेंसरी न्यूरॉन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। जितने भी सेंसरी मैसेज आते हैं सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से, उसको रिसीव करने का काम करता है। यहाँ पे मोटर न्यूरॉन होते हैं और एसोसिएटेड एरियाज भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये जो एसोसिएटेड एरियाज होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, जो कि हमारे बॉडी में जो भी मेमोरीज हैं, कम्युनिकेशंस हैं, इनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट्स करने का काम करता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और ये सारा चीज आप याद करते जा रहे हो, तो यानी कि ये सारा चीज क्या हो रही है सर? मेमोरी में फिक्स हो रही है। तो वो कौन से ब्रेन के किस हिस्से में फिक्स हो रही होंगी? तो सेरिब्रम वाले हिस्से में ये क्या हो जा रही है सर? फिक्स हो रही है। हम आपसे बात कर रहे हैं या आप हमसे बात कर रहे हो या किसी और से बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो क्या कौन सा शब्द बोलने हैं, है ना, अच्छे अच्छे शब्द बताने हैं, निकालने हैं मुंह से, ठीक है। तो वो सब कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा है सर? सेरिब्रम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा होता है कम्युनिकेशन के लिए। अगला हम बात करते हैं सर थैलेमस की। तो जो थैलेमस होता है वो सेरिब्रम के जस्ट ऊपर से क्या होता है सर? रैप्ड हुआ रहता है, ठीक है। और क्या बनाते हैं सर? थैलेमस का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि सेरिब्रम है, सेरिब्रम के ऊपर एक रैपिंग हमको देखने को मिल गया, तो उसको हम लोग थैलेमस का नाम दे देते हैं, जो कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंट्रल होता है। यहाँ पे सेंसरी की बात की जाती है और मोटर सिग्नलिंग की बात की जाती है ना। सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग की बात की जाती है। देखो हाइपोथैलेमस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कब हमको भूख लग रहा है, सर हमको भूख लग रहा है, हमको खाना खाना है ना। तो ये काम कहाँ से हुआ? तो हाइपोथैलेमस से हुआ। कि हमको पानी पीना है, प्यास लग गया, है ना, हमारे बॉडी की टेम्परेचर कम हो रही है या फिर बढ़ रही है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। साथ ही साथ हाइपोथैलेमस की बात करें तो जितने भी हार्मोन्स हमारे बॉडी में सिक्रीट्स होते हैं, चाहे वो पेनक्रियाटिक जूस हो, है ना, सॉरी वो क्या पेनक्रियाटिक जूस बोल रहे हैं, इंसुलिन हो, है ना, ग्रोथ हार्मोन हो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो, तमाम सारे हार्मोन्स हैं, वो सारे के सारे क्या कहाँ से रिलीज होते हैं? हाइपोथैलेमस से रिलीज किए जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी में क्या कंट्रोल करता है? सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। साथ ही साथ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल, है ना, किसी पर्सन के प्रति हमारा जो इमोशन जाहिर होता है, तो वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। तो हाइपोथैलेमस का ये सब फंक्शन आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ब्रेन का अगला पार्ट होता है सर मिड ब्रेन। यो लोकेटेड होता है हाइपोथैलेमस और पोन्स मेड्यूल, पोन्स के जस्ट बीच में। हाइपोथैलेमस और पोन्स के जस्ट बीच में जो पाए जाएंगे वो कौन होता है सर? मिड ब्रेन होते हैं। वो कौन होते हैं सर? मिड ब्रेन होते हैं, जो कि डॉर्सल पोजीशन पे पाए जाते हैं, 4 राउंडेड पे लोब्ड होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं सर? कॉर्पोरा कोऑर्डिनेटम का नाम हम लोग देते हैं। ये जो मिड ब्रेन होता है, यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स उपस्थित होता है? तो आप बताना सर। यहाँ पे सेरिबेलम होता है, सेरिबेलम होता है, पोन्स होते हैं और मेड्यूला हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे हम हाइंड ब्रेन की बात करते हैं, तो यहाँ पे पोन्स, मेड्यूला ऑब्लंगाटा और सेरिबेलम हमको देखने को मिल जाता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज था ब्रेन के बारे में। और यहाँ पे पोन्स के बारे में देख लेते हैं सर। पोन्स फाइबर ट्रैक टू दैट इंटरकनेक्टेड बिटवीन द रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ये कुछ उतना नहीं है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो हिस्सा होता है वहां पे दोनों के बीच में जो होता है वो पोन्स होता है।
ठीक है। यहाँ पे मेड्यूला होता है, कंसिस्ट हुआ रहता है सेंट्रल पार्ट्स पे, जो कि रेस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्शन के लिए और गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा कौन, हमारा कौन, मेड्यूला ओब्लंगाटा, है ना। हमको सांस लेना है, खाना अच्छे से पच रहा है कि नहीं पच रहा है ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसका काम कौन होता है, मेड्यूला ओब्लंगाटा का होता है। सेरिबेलम की अगर बात करते हैं तो हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है ना। जो अल्कोहल अगर पर्सन पी लेता है, अल्कोहल ले लेता है, तो उसकी बॉडी देखते हो इस तरह मचलते हुए चलता है ना। तो उससे क्या होता है सर, वहां उनकी जो सेरिबेलम होती है वो डिफेक्ट हो जाती है, सेरिबेलम उस समय के लिए डिफेक्ट हो जाती है, जिससे बॉडी की बैलेंस नहीं मिल पाती है और आदमी क्या होता है, पूरा लड़खड़ाते हुए चलते रहता है। ठीक है, अभी हम बराबर चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, यानी कि हमारी सेरिबेलम स्ट्रांग है और हमारी बॉडी की बैलेंस मिल रही है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबका फंक्शन यहाँ से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहीं पे रिफ्लेक्स एक्शन आता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो कि हम लोग बात किए हुए थे कि जो भी चीज होता है, जैसे कि क्या हुआ, गर्म चीज है उस पर हम हाथ लगाएं, तुरंत हाथ हम पीछे खींच लिए, हमारे सामने कुत्ता आ गया, ठीक है, हम तुरंत पीछे मुड़ के भागना स्टार्ट कर दिए। तो ये चीज क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत आता है, जो तुरंत रिस्पॉन्स होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से। स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत रिस्पॉन्स अगर हो देखने को मिलता है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन की बात यहाँ पे की जाती है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये चीज आई आपके चैप्टर, आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, आई ईयर आपके नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर पढ़ना होगा तो यहाँ से पढ़ सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में बस ब्रेन तक का ही देकर रखा हुआ था, आई और ईयर नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। अगर मन कर रहा है कि पढ़ लें सर, तो यहाँ पे 2-3 पेज है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा जब ये पीडीएफ मिल जाएगा तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक जो न्यूरल सिस्टम जो था वो कंप्लीट हम लोग डिस्कस किए हैं, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ से फिगर कौन सा लेवलिंग का कहाँ इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसका किसका फंक्शन देखने को मिलता है, ये सारा चीज हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर लिए। अगर इस पे भी आपको डाउट होगा तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो, अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हो। और जहां जहां आपने नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स जहां जहां हम नोट किए हैं, आप लोग भी नोट किए हैं, ये जब पीडीएफ बैच में मिल जाएंगे तो आप उसको कंप्लीट फिर वहां से अपनी कॉपी को कर लीजिएगा। आई थिंक इससे पहले का जितने भी हम लोग यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, टॉपिक पढ़ चुके हैं, वो सारे आपके नोट्स प्रिपेयर हो चुके होंगे और आप उसको रिवाइज भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो लगे हाथ इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।